हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे जो बीएड का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे अभी। इसमें जो है आपका ये पेपर नंबर जो 4 है, ये 4 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो 15 से 17 में पूछा गया है। इससे आप लोग का अंदाज़ा लग जाएगा कि 15 से 17 क्वेश्चन के अनुसार कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, तो हो सकता है इससे कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? दूसरा कलर ले लेते हैं, हिंदी। इसके बाद है द्विभाषा सूत्र क्या है? देखिए स्वतंत्र भारत में भाषाओं को सुलझाने के लिए त्रिभाषा सूत्र को प्रतिपादित किया गया। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अंतर्राज्यीय स्तर पर सहज संवाद और संचार स्थापित करना है। इसी को त्रिभाषा सूत्र कहा गया है। तीसरा है, शिक्षा में डेफिसिट थ्योरी घाटा सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा ईटर ने दिया था 1989 में। फिर से इसको देख लेते हैं, शिक्षा में डेफिसिट थ्योरी या घाटा सिद्धांत किसने दिया है? तो ईटर ने दिया है। ईटर अगर इंग्लिश में आएगा तो ऐसा, ईटर 1989। चौथा है, भाषा शिक्षा के 4 मुख्य कौशल कौन से हैं? तो देखिए भाषा शिक्षण के 4 मुख्य कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से अगर किसी को एक चीज़ नहीं आता है तो उसकी जो है भाषा कौशल बाधित हो जाती है। ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय तत्व क्या है? ठीक है, तो यह है शब्द। ठीक है, सॉरी, इसमें इसका आंसर होगा भाव, ब आंसर होगा। कविता का केंद्रीय तत्व क्या है? भाव है। इसे कविता से भाव व्यक्त होता है, तो यहाँ पे होगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर करें। ठीक है, पाठ्यक्रम विस्तृत और व्यापक है। इसके अंतर्गत कक्षा के अंदर और बाहर छात्र अनुभव प्राप्त करता है, लेकिन शिक्षण की दृष्टि से जब विषय सामग्री को व्यवस्थित कर लिया जाता है तो उसे हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। जैसे सिलेबस, जैसे कि आप मान लीजिए किसी क्लास में है तो उसका एक सिलेबस होता है। ठीक है, कि आपको इतना ही पढ़ना है एक साल के अंदर, तो आपको जो है वो आपका पाठ्यचर्या हो जाएगा। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंश मात्र है। एक देखिए ये जो है पाठ्यक्रम जो है एक विस्तृत रूप हो गया, इसका कोई सीमित सिलेबस टाइप नहीं है। इसमें बस जितनी जानकारी है सब आ जाएगी। तो इसलिए जो है पाठ्यक्रम विस्तृत और व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है और काफ़ी लॉन्ग होता है। ठीक है, और जो पाठ्यचर्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने जो बात है कि पाठ्यक्रम जो है कक्षा के अंदर और बाहर दोनों पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों छात्र जो है अनुभव प्राप्त कर सकते हैं अंदर और बाहर, किसके? क्लासरूम के। ठीक है, लेकिन जो पाठ्यचर्या है वो एक सिलेबस के तहत बनाया जाता है और किसी खास क्लास के लिए बनाया जाता है। जैसे 7 क्लास में आपके लिए एक अलग सिलेबस होगा, वही आप 8 क्लास में जाते हैं तो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से है। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रथम भाषा से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रथम भाषा से आपका क्या तात्पर्य है, 2 या वाक्यों में लिखें। उत्तर है इसका, समाज के शिष्ट जन जिस भाषा में आपस में विचार विनिमय लिखा पढ़ी करते हैं वह भाषा शिक्षा के दृष्टि से प्रथम भाषा जो है कही जाती है। देखिए ऐसे प्रथम भाषा हम लोग का जो है मदर टंग भी कहलाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है कि जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होता है उसी में वो सब सीखता है। तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज भी आ जाएगा। उसके बाद आएगा हिंदी। देखिए घर की भाषा और विद्यालय भाषा में क्या अंतर है। देखिए बच्चा बचपन में बिना किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा पाए सहज रूप से अपने परिवार से जिस भाषा को सबसे पहले अपने आप सीखता है वो उसके घर की भाषा कहा जाता है, या इसको मातृभाषा भी कह सकते हैं, जैसे माँ की भाषा या मातृभाषा।
मान लीजिए आप लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते होंगे, तो किसी के जो भाषा होगा भोजपुरी होगा, ठीक है, किसी को मैथिली, ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है बिहार के लोकल एरियाज में, ठीक है। तो जबकि बच्चा विद्यालय के माध्यम से भाषा सीखता है, वो विद्यालय भाषा कहा जाता है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो आप लोग देखे होंगे कि जो मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, जो भी लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले बोलना सीखना शुरू करते हैं। फिर हम लोग विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी सीखते हैं, ठीक है। तो घर की भाषा हमारी हो जाएगी, ये आपका जो लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी हो जाएगा, और विद्यालय भाषा हो जाएगा आपका हिंदी, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं वो हिंदी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन घर की भाषा को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले घर से ही सीखता है, तो वो इसलिए अहमियत उसको दिया जाता है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतःक्रिया विश्लेषण किसके नाम से जुड़ा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्लैडर्स। अंतःक्रिया विश्लेषण जो है किसके नाम से जुड़ा हुआ है, तो फ्लैडर्स। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अनुभूति स्वीकृति में अध्यापक बालकों की अनुभूति और किसको समझाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, भावना को, अनुभूति और भावना को समझता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शाब्दिक अंतःक्रिया कितने वर्गों में विभक्त है। शाब्दिक अंतःक्रिया कितने वर्गों में विभक्त है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषण, वक्तव्य, निर्देश देना और आलोचना किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये आएगा प्रत्यक्ष, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा शंकाएं, उदांत या अपने विचार व्यक्त करना किस वर्ग में अंकित करना होगा, तो ये हो जाएगा निर्देश देना, ब में हो जाएगा अंकित। इसके बाद है, भाषा और बोली के मध्यवर्ती रूप से भाषा विज्ञानी है लिपि, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारित भाषा का किसी लिपि में अंकित रूप क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा लिखित भाषा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सभी हैं इसमें, अभिप्रेरणा, छात्रों की इच्छाएं, ठीक है, और उचित केंद्रता। अगर देखिए इसका अधिगम का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा लर्निंग, सीखना हो जाएगा। अगर देखिए थोड़ा सा इसका जो हिंदी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो आप लोग इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा, उसका वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता होगा, तो इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कर रहा है, तो अभिप्रेरणा, छात्रों की इच्छाएं और उचित केंद्रता, अगर ये नहीं रहेगी तो बच्चा सीख नहीं सकता है, इसलिए ये रहना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है कि प्रश्नों का प्रयोग किन किन शब्दों के द्वारा करते हैं, प्रश्नों का प्रयोग किन किन शब्दों के द्वारा करते हैं, तो इसका भी हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों, जैसे क्यों, कब, कैसे, तुम ये कैसे किए, क्यों किए, कब किए, ठीक है, या तुम कब जा रहे हो, तुम घर क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन, किसी अध्ययन का पाठ्यक्रम कौन सी रूपरेखा होती है, इसका हो जाएगा अलिखित होती है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, किसने कहा है, ठीक है। यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्किनर ने कहा हुआ है कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये कहने का मतलब है इनका कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति जब होती है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ये इस बात का ये संकेत देता है। तो ये कथन किसने कहा, स्किनर ने कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पेडागोजी का अर्थ बताएं, क्या होता है पेडागोजी। तब प्रत्येक अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक प्रकार के भाषा शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिसको पेडागोजी या भाषा शिक्षण कहते हैं। पेडागोजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा शिक्षण, ठीक है। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करें, ठीक है। तो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे अभिप्रेरणा तो होगा ही, ठीक, और इसका आंसर नहीं दिया हुआ है,
अच्छा ठीक है। इसके बाद है छात्रों की इच्छाएं। अभी प्रेरणा होना चाहिए, नहीं तो बच्चा नहीं सीख सकता है। छात्रों की इच्छाएं भी होना चाहिए सीखने के लिए। इसके बाद अध्यापक का रुझान भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चा सीखने लगता है तो फिर अध्यापक का रुझान कम हो जाता है। ठीक है। और उचित केंद्रता भी होनी चाहिए, तभी बच्चा कुछ सीख सकता है। और इसमें सिर्फ बच्चा का ही नहीं भागीदारी होनी चाहिए, इसमें शिक्षक को भी रुझान होना चाहिए सिखाने के लिए, तो बच्चा सीखेगा। इसके बाद है कि मौखिक पठन से आप क्या समझते हैं। जब लिखित भाषा में व्यक्त भाव और विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो मौखिक पठन कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं देता है, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं वही सब देता है। आपको मौखिक पठन पता है कि क्या होता है, तो आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मौखिक पठन क्या होता है। ठीक है। मौखिक पठन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें। देखिए, मौखिक पठन के किन्हीं दो उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को शुद्धोच्चारण करने के योग्य बनाना। जब हम लोग को टीचर पढ़ाते थे स्कूल टाइम, तो वो इसलिए पढ़ाते थे कि जब हम लोग पढ़ते पढ़ते कोई गलती करे तो वहाँ पे वो रोक कर हमने समझाते थे कि यहाँ पर इसको ऐसे बोलते हैं। तो ये मौखिक पठन से क्या होगा कि बच्चा शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखेगा। इसके बाद है कि छात्रों को ध्वनियों के उचित आरोह अवरोह और विराम आदि चिन्हों को पठन में निपुण बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कहाँ पे फुल स्टॉप है तो रुकना है, कहाँ क्वेश्चन करना है तो उसके अनुसार उतार चढ़ाव आता है। तो ये थोड़ा सा, जैसे कि आप देखते हैं एंकर्स लोग बोलते हैं तो एक वो लगातार नहीं बोलते जाते हैं, कहीं रुकते हैं, वो जैसे भाव प्रकट करना रहता है। तो यही बोल रहा है कि आरोह अवरोह और विराम आदि चिन्हों के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है। तो मौखिक पाठन के किन्हीं दो उद्देश्य होते हैं। ये आपको अति लघु प्रश्न में या लघु प्रश्न में दे सकता है। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन कि शब्द विधि में बालकों को सर्वप्रथम वर्षों के स्थान पर का ज्ञान कराया जाता है। किसका? तो शब्दों का। ठीक है। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, मौखिक पठन में शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, वर्णमाला विधि, वाक्य विधि और शब्द विधि। ठीक है। प्रश्न कौशल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। प्रश्न कौशल आधारित विशिष्टताओं पर प्रश्नों की रचना करने की प्रक्रिया और कक्षा में प्रश्नों को उचित रूप से पूछने की एक कला है। इसको बोलते हैं प्रश्न कौशल। देखिए, निम्न स्तरीय प्रश्न किससे संबंधित होते हैं, तो ये होते हैं प्रत्यास्मरण से। निम्न स्तरीय प्रश्न किससे संबंधित होते हैं, तो जो है प्रत्यास्मरण से संबंधित होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण किसके पक्ष से संबंधित है। इसका हो जाएगा मानसिक पक्ष से। अनुप्रयोग संश्लेषण विश्लेषण किसके पक्ष से संबंधित है, तो मानसिक पक्ष के संबंध से। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न किस स्तर से संबंधित है। ये हो गया आपको उच्च स्तर। मूल्यांकन प्रश्न किस स्तर से संबंधित है, तो यह मूल्यांकन प्रश्न किस स्तर से संबंधित है, उच्च स्तर से। ठीक। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सभा ने राज्य भाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया। ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। इसको याद रखेंगे। भारत की सांस्कृतिक भाषाएं कितनी है। ठीक है। ये हो जाएगा 3। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं कह सकता। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। फिर से देख लेते हैं इसको, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं नहीं कह सकता। तो ये कथन किसका है, आचार्य विनोबा भावे जी का है। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम कब प्रतिपादन किया गया। ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 23वें बैठक में किया गया। ये जो है 1956 में किया गया। ठीक है। और ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने किया अपनी 23वीं बैठक में। ठीक है। इसको याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संशोधन कब किया गया। ठीक है। तो उत्तर 1964 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र में संशोधन किया गया, जो इस प्रकार से है। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
ठीक है, वही जो हम ऊपर हम लोग पढ़े कि लोकल लैंग्वेज जो होता है, हर किसी का अपना एक क्षेत्रीय भाषा होता है। ठीक है, संघ की राजभाषा। ठीक है, और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो न और के अंतर्गत छात्र द्वारा न चुनी गई हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो। ठीक है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी आ जाएगा, और लोकल लैंग्वेज में जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो आ जाएगी, जैसे भोजपुरी, मैथिली जिसका जो हो। इसके बाद है मातृभाषा तथा अन्य भाषा की सांस्कृतिक और भाषा अधिगम को क्या प्रभावित करता है, तो शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण की प्रक्रिया, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है ना हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? विचार की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनियों संकेतों का व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा है कि जैसे आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहने का माध्यम क्या हो सकता है? या तो आपका हाव भाव हो सकता है, या आप कुछ बोल कर हमसे अपना जो है आपका भाव जो आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाषा है, एक दूसरे का जो विचार एक दूसरे के प्रति कहने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर दिया है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनियों और संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम अपने विचार को आदान प्रदान कर सके एक दूसरे में, तो हम उसको भाषा कहेंगे। यह जरिया है, एक हम अपना जो विचार है अभिव्यक्त करने का एक जरिया है जिसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए, भाषाएं एक प्रकार के ज्ञान का शब्दकोश का भी काम करती है। भाषा एक प्रकार के ज्ञान के शब्दकोश का भी काम करती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1927 भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार देश में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 544। इस डाटा को याद रखिएगा। 527 भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार देश में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका 544। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, भाषा वह व्यवहार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? यह स्टेटमेंट दिया है आपको महर्षि पतंजलि के अनुसार। भाषा वह व्यवहार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? तो महर्षि पतंजलि ने। 40वां क्वेश्चन है कि ठीक है, विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, बौद्ध काल और गुप्त काल, तीनों में इसको विभाजित कर सकते हैं। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन लगभग होगा तो उसको अगले वीडियो में ला देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, बाय।